क्लास में आपका स्वागत है। अपने जेनेटिक्स के अंदर मेंडल के नियम पढ़ रहे थे। तो अपने इनसे पहले 3 क्लास हो गई थी अपनी। तो सबसे पहले अपने मेंडल के सामान्य परिचय पढ़ा था। उसके बाद में सफलता के कारण मैं बार बार देखो बच्चों, मेरी पढ़ाने का कुछ तरीका अलग है, समझ में आए वो आपकी थिंकिंग है भी। मेरा ये कहने का मतलब कि जो आपने पढ़ लिया, चाहे एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, जब अगले दिन पढ़ना शुरू करो तो आप पीछे वाला जरूर अभ्यास में रनिंग में लाओ उसको। ऐसे नहीं है याद करना है टिप्स पे, रनिंग में लाओ। तो अपने मेंडल का जैसे चैप्टर चल रहा है तो 3 दिन की क्लास होगी, तो आप पढ़ने से पहले उसको दोबारा एक बार और रिवाइज करो। जब अपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने को 1 घंटा लगता है, पहली बार में 1 घंटा लग गया। जब उसको सेकेंड बार में पढ़ेंगे अपने तो अपने को मान लो 50 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट का गैप हो गया। इसी तरह से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने इतनी बार अभ्यास कर लेंगे कि वो 1 घंटे वाली चीज़ 3 या 4 या 5 मिनट के अंदर अपने पढ़ सकते हैं। तो ये अपने मनुष्य के अंदर इतना माइंड है, इतनी ताकत है अभ्यास के अंदर। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ने का थोड़ा सा रणनीति या तरीका अपनाएं कि किस तरह से हमें स्टडी करनी है। तो आप जैसे अपने मेंडल की 3 क्लास होगी, तो आज चौथी क्लास अपने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपने वो रनिंग में रहे। और मैं आपसे भी यही कहूँगा भी आप इस तरह से पढ़ें, जो पीछे करवा दिया उसको जब नेक्स्ट 2 दिन 4 दिन बाद एक बार मतलब दोबारा उसको देखो ताकि वो आपके रनिंग में रहे। इस तरह से अभ्यास करते हैं तो चाहे कितने बड़े चैप्टर हो, कितनी बड़ी बुक हो, जो बच्चे हैं वो अच्छे कंपटीशन में नंबर प्राप्त करते हैं। तो आपको रणनीति बनाकर पढ़ना पड़ेगा। तो अपने सबसे पहले मेंडल का सामान्य परिचय पढ़ा था, सफलता के कारण थे, मटर का पौधा ही क्यों लिया, उसके बाद में एकल संकरण पढ़ा था, उसका अनुपात पढ़ा था अपने 3:1, और जो अपने अनुपात पढ़ा था उसका जीनोटाइप को 1:2:1 पढ़ा था। उसके बाद में अपने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, इस तरह से अपने पढ़े थे। मेंडल के 2 नियम थे जो एकल संकरण पर आधारित थे। वो नियम कौन कौन से थे? तो पृथक्करण का नियम था, एक प्रभाविता का नियम था। पृथक्करण का नियम है उसको अपने क्या कहते हैं, अगुणित युग्मक का नियम भी कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अपने एकल संकरण के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। हाँ, एक अपने पढ़ा था टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो F1PD प्राप्त होती है उसका दमनशील यानी अप्रभावी समयुग्म के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये एक मेन चीज़ याद रखनी है, बाकी तो सेम है। जो F1PD में प्राप्त होते हैं जो संति, उसका समयुग्म जी अप्रभावी के साथ करवाते हैं, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उसमें अनुपात अपने पढ़ा था 1:1। इसी तरह से अपने द्विसंकर संकरण में अपने पढ़ा था, इसके नियम पढ़े थे। एक पहला नियम, जो एक नियम, टोटल 3 नियम दिए थे, जिसमें से 2 नियम तो थे एकल संकरण पर आधारित, और जो एक नियम है अभी अपने आगे पढ़ेंगे वो किस पे आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो अपने द्विसंकर संकरण पढ़ा था। द्विसंकर संकरण का मतलब है भी मेंडल ने क्या है, मटर के पौधे के किन्हीं 2 लक्षणों या गुणों को लेकर क्या है, संकरण करवाया था। तो वो गुण अपने देखे थे, गोल बीज हो गया और बीज का कलर हो गया, तो 2 अलग अलग गुणों पे करवाया। तो वो कौन सा संकरण कहलाया, द्विसंकर संकरण कहलाया। आपकी बुक में दिया हुआ है स्पष्ट, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसका जो अनुपात है वो है 9:3:3:1, 9:3:3:1। यहाँ तक अपने कर लिया था। तो अब अपने बात करते हैं कि 9 क्या है। 9 है जो गोल और पीले, ये लक्षण प्रारूप है। लक्षण प्रारूप का मतलब है जो अपने बाहरी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लक्षण प्रारूप होता है जीन प्रारूप के कारण ही है, लेकिन लक्षण प्रारूप का अनुपात अलग है जो अपने को बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है। वो कौन सा अनुपात होता है, लक्षण प्रारूप। तो 9 कौन से हैं, जो गोल है और पीले है, ठीक है। 3 कौन से हैं, जो गोल और हरे हैं। 3 कौन से हैं, जो गोल है, तो गोल आपको पता है प्रभावी है, और हरा है वो अप्रभावी है। वो अनुपात था 3। नेक्स्ट कौन सा था, जो झुर्रीदार और येलो है, 3। और लास्ट कौन सा बच गया, जो झुर्रीदार और हरा है। इस तरह से बच्चों आपको ये 9:3:3:1 है, उसको डिवाइड करना है। कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है घुमाकर भी। जो द्विसंकर संकरण मेंडल का नियम दिया था उसमें जो मान लो झुर्रीदार और येलो का जो अनुपात था, तो आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है वो 3, ठीक है। इसी तरह से येलो और राउंड का, गोल का पूछ सकता है, तो उसका अनुपात होगा 9।
ठीक है। मैं इस कंपटीशन में की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो आपका मेन है, जो आपका मेन लक्ष्य है LS से क्लियर करना, तो ये अच्छी तरह से समझा होगा। तो इन्हीं में से पेपर आता है, तो इनको आपको समझ के आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनका 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का जीनोटाइप। जीनो का मतलब है कि किस जीन, अलग अलग जीन, तभी तो बनाना मल्टीपल एलील, अलग अलग जीन के कारण, तो कौन सा जीन किस लक्षण के लिए प्रभावी है, वो जीन प्रारूप है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका X1 अनुपात 2 122 412 121। दोबारा रिवाइज करता हूँ, बहुत बार परीक्षा में आया अभी ये प्रश्न। तो आपको ये देखो कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेगी। जैसे ये अनुपात है तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो जिसमें सबसे पहले 122 412 121, यानी पहले 122 अंतिम 121, बीच में कौन सा है 412। अब देखो एक क्या है, एक क्या है शुद्ध लंबा, सॉरी शुद्ध गोल और पीला। दो क्या है, जो क्या गोल है लेकिन अशुद्ध पीला है। तीसरा कौन सा है, जो दो ऐसे पौधे हैं जो शुद्ध पीला है लेकिन अशुद्ध गोल है। उसी तरह से अपने चार क्या करते हैं, जो अशुद्ध यानी कि प्योर गोल नहीं है और प्योर पीला नहीं है। नेक्स्ट है एक, जो क्या गोल तो पूरा है, शुद्ध है लेकिन पीला नहीं है, यानी कि वो झुरीदार है। नेक्स्ट है एक। इस तरह से आपको ये अनुपात डिवाइड करना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये याद करना ही पड़ेगा कि जो 122 412 121 का जो अनुपात है वो किन किन लक्षणों का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल तो सभी बच्चों को याद होता है ये, लेकिन आपको जो मैं मेन बात बता रहा हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है आगे कंपटीशन के लिए कि जो 1 है या 4 है या 1 2 है, ये किस चीज़ का है। या इनका लक्षण प्रारूप 9 3 3 1 है, तो उसमें से 9 किस चीज़ के हैं, 3 किस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मेंडल की आनुवंशिकता का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 2 नियम पढ़े थे, वो एकल संकर संगठन पर आधारित थे, और आज जो तीसरा नियम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मेंडल का यह नियम तब लागू होता है जब 2 या 2 से अधिक गुणों के युग्मों, देखो कोई भी गुणसूत्र है उस पर जीन पाए जाते हैं, उसके जो गुण या लक्षण हैं उनको एलील कहते हैं, वो हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं, युग्म में। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपने 2 गुणों के जोड़ों को, यानी कि जैसे राउंड था गोल, तो गोल को अपने कैपिटल R सीधा लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये जोड़े में लिखा जाता है, तो कैपिटल R लिखा था आपने। अधिक 2 से अधिक गुणों के युग्मों या जोड़ों का साथ में अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक गुण के जोड़े का कारक या जीन दूसरे गुणों के जोड़ों के कारक या जीन से स्वतंत्र रूप से अपव्युत्पृतक होता है तथा इसे आपस में कोई प्रभाव संविधित नहीं करता। जैसे मान लो गोल का है, वो गोल तो बीज का आकार हो गया, और कलर है जो येलो है, तो जो आकार है वो उससे स्वतंत्र है, किससे, बीज के कलर से, वो उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन वो अलग है। तो तभी ये नियम बना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि अपने 2 जोड़ी गुण लिए हैं, उनमें से जो एक जोड़ी गुण है वो दूसरे से पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे गोल है बीज का आकार, तो वो येलो कलर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो नाम से पता चल रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें मेंडल ने बताया कि किसी एक जीन के एलील किसी दूसरे जीन के एलील से स्वतंत्र रूप से पृथक या अपव्युत होते हैं। बार बार एक ही चीज़ बताइए, आपको जो स्टिक बात है वो याद रखनी है, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो किसी एक लक्षण का जीन है, जीन के जो एलील है वो दूसरे जीन के एलील को प्रभावित नहीं करते। प्रत्येक संभावना वाले बराबर संख्या बनते हैं जिसमें संयुग्मन से युग्म निर्माण होता है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे जो अपने जोड़ा है रेड कलर वाला, सॉरी गोल्ड वाला, तो वो जब अलग होगा तो एक अलग युग्मक का निर्माण करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि द्विसंकर संकरण की F2PD में सभी संभावित संततियाँ उत्पन्न होती है। जो संभावित होती है वो सारी संततियाँ अपने को F2PD में प्राप्त होती है, क्योंकि सभी गुणों के कारक जीन स्वतंत्र रूप से अपव्युत होकर सभी संभावित, यानी कि जो F2PD है उसमें अपने को बहुत सारी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे 9 गोल और पीले थे, 3 कौन से थे,
जो जोड़ीदार और पिल्ले थे इस तरह से। तो क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होकर उन्होंने अलग अलग युग्मकों का निर्माण किया, और अलग अलग युग्मों का निर्माण किया तो उनका प्रभाव भी अलग अलग दिखाई दिया। तो क्योंकि सभी गुणों के कारक जीन स्वतंत्र रूप से अपयुक्त होकर सभी संभावित अगुणित युग्मक बनाते हैं, अगुणित युग्मक गैमेट्स बनाते हैं, तथा पुनः साथ होकर सभी संभावित संततियां बनाते हैं। इसी को स्वतंत्र अपयुगन का नियम कहते हैं। देखो बच्चों, घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है, स्वतंत्र अपयुगन का नियम, यानी कि विधि संकर संकरण के अंदर जब दो गुणों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो जो एक जोड़ी गुण है, जो जीन के एलील है, वो दूसरे जीन के एलील को प्रभावित नहीं करते और अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाते हैं और नए एवं युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिससे नई संततियाँ बनती है, और इसे स्वतंत्र अपयुगन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है पुनेट स्क्वायर। यह वर्गाकार होता है जिसके द्वारा प्रजनकों का मतलब है पेरेंट्स के जीन संबंधित अगली पीढ़ी की सभी प्रकार की संभावनाओं का निर्धारण किया जाता है। इससे संबंधित सभी जीन प्रारूप लक्षण अनुपात विश्लेषित किए जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? यानी कि जो अपने पेरेंट्स के अंदर जो लक्षण है वो क्या है, अगली पीढ़ी के अंदर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। मेंडल के बाद इन विश्लेषकों को कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न पौधों प्राणियों को में भी साबित किया जा चुका है। तो 9:3:1 का अनुपात मेंडल के एकल संकरण में अपने लक्षण प्रारूप बटा था 3:1 का ही विस्तृत रूप है, जिसमें एक ही जगह के जो दिन प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए देखो ये क्या कह रहे हैं, जो एकल संकरण में अनुपात पड़ा था 3:1, ये कह रहे हैं कि जो द्विसंकर संकरण था वो उसी का विस्तृत रूप है, उसी का विस्तृत रूप है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे एक जीन था तो वो लक्षण दिखा रहा था। यहाँ पर क्या है, एक लक्षण, एक जीन के दो लक्षण है, दो गुण है, दो रूप है, तो वो उसी का रूप है। देखते हैं कैसे। जैसे गोल है, गोल अपने पास 3 है, तो गोल का पिल्ले के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 3 9। 9 पौधे कौन से हैं? जो गोल और पीले है। अब गोल का किससे साथ किया? हरे वाले एलील के साथ, तो कितना बन गया? 3 × 3 3। ये देखो बन गया। तो ये कह रहे हैं कि 3:1 का विस्तृत रूप है ये। जैसे झुरीदार और पीले कितने थे? 3 थे, तो 3 × 1 3 हो गया। नेक्स्ट है झुरीदार और हरा कितना था? 1 1 थे, तो ये 1 हो गया। तो ये अंतिम अनुपात इन्होंने 9:3:3:1 बनाकर बताया। उपरोक्त उदाहरण से समझा जा सकता है कि एकल संकरण अनुपात को दूसरे गुण जीन के साथ जोड़कर देखने पर द्विसंकरण अनुपात, जो एकल संकरण अनुपात पढ़ा था आपने, उसी को उस जीन के साथ जोड़कर जब अपने देखते हैं तो अपने को 9:3:3:1 प्राप्त होता है। उसी का विस्तृत रूप है। ये बात समझने वाली बात है, बाकी कोई इसमें रटने वाली नहीं है। एकल संकरण की तरह ही द्विसंकरण में भी परीक्षण क्रॉस किया जाता है। देखो फिर वही बात आ रही है, टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्या है, याद करो थोड़ा सा। तो अपने पढ़ा था कि जब अपने जनकों का जब क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में जो संतति प्राप्त होती है वो क्या होती है? प्रभावी प्राप्त होती है। प्रभावी संतति का जब अपने समयुग्मजी अप्रभावी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समयुग्मजी अप्रभावी। कैसे? जैसे मान लो कैपिटल R स्मॉल r है, इधर स्मॉल r है, तो जो F1PD प्राप्त होती है वो अपने को होती है कैपिटल R स्मॉल r। अब कैपिटल R स्मॉल r का किसके साथ अपने क्रॉस करवाएं ताकि वो टेस्ट परीक्षण कहलाए? तो वो अपने कराएंगे स्मॉल r के साथ, यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी के साथ। इसी तरह से द्विसंकरण में भी टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो F1PD प्राप्त हुई अपने को कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका अपने किसके साथ क्रॉस करवाते हैं? समयुग्मजी अप्रभावी के साथ। देखो एकल संकरण की तरह द्विसंकरण में भी परीक्षण संकरण किया जा सकता है, जिसमें F1PD को दमनशील समयुग्मजी या अप्रभावी समयुग्मजी के साथ संकरित कराया जाता है। इस अर्थात झुरीदार द्विसंकरण प्रयोग में F1PD अपने मैंने समझाई दिया आपको, ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है। इसका दमनशील का मतलब स्मॉल r स्मॉल y के साथ जब करवाएंगे तो अपने को 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं और इनका अनुपात होता है 1:1:1:1:1। अब देखो बच्चों प्रश्न क्या बन गया।
प्रश्न आएगा इस तरह से, द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस में जो लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप का अनुपात होता है, नीचे दे देगा वो 1:1, 9:3:3:1, 1:2:1 और फिर देगा अंतिम वो 1:1:1:1। तो आपका आंसर क्या सही होगा? प्रश्न को पढ़ना है। ये द्विसंकर संकरण का टेस्ट क्रॉस पूछ रहे हैं, नहीं कि एकल संकरण का। अगर एकल संकरण का पूछे तो अपना आंसर होगा 1:1। जिस प्रकार एकल संकरण अनुपात विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार द्विसंकरण अनुपात भी उन परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा दो अन्य अवस्थाओं एपिस्टेटिक व सहलगनता, देखो अपने देखा था एकल संकरण में, क्या देखा था? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में अपने देखा था, देखो मैं भाषा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। बैंगनी कलर का जब सफ़ेद कलर के साथ क्रॉस करवाया था तो बीच का जो कलर गुलाबी था वो अपना प्रभाव दिखाया था, तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी जीन के कारण परिवर्तित हो गया। उसी तरह से द्विसंकर संकरण में भी परिवर्तन होता है। इन्हीं प्रयोगों की तरह अब देखो, इन्हीं प्रयोगों की तरह अगर 3 जीन संबंधित, अगर अपने 3 गुण ले लें, जैसे गोल बीज का ले लिया, बीज का रंग ले लिया और फली का आकार ले लिया, तो गुण कितने हो गए? 3। तो इस तरह से अगर करवाएंगे तो उसको कौन सा संकरण बोलेंगे? त्रिसंकरण। इन प्रयोगों की तरह अगर 3 जीन संबंधी गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाए अर्थात त्रिसंकरण करवाए तो F2PD में प्राप्त लक्षण प्राप्त अनुपात को त्रिसंकरण अनुपात कहते हैं। और ये अनुपात बनेगा 27:9:3:3:3:1। ये किस चीज़ का अनुपात है? त्रिसंकरण का अनुपात है। इस प्रकार संकरण में प्राप्त होने वाले अनुपातों का पुनर्निर्माण 3:1 की पावर n इस सूत्र के द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है? अनुपातों का पुनर्निर्माण लगाया जा सकता है, जहाँ पर n क्या है? जीन्स की संख्या। जीन की संख्या कैसे? जैसे एकल संकरण की बात कर रहे हैं तो 1 जीन हो गया, द्विसंकरण की बात करें तो 2 जीन हो गया, त्रिसंकरण की बात करें तो 3 जीन हो गया। तो उसमें क्या लिखेंगे अपने? 3:1 की पावर n। n का मतलब होता है जीन की संख्या। ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्रबलता, एपिस्टेटिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एपिस्टेटिक। परीक्षा में प्रबलता नहीं लिखा, एपिस्टेटिक लिखा आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो प्रबलता शब्द क्या बोल रहे हो? प्रबलता। प्रबलता का मतलब है प्रभाव या प्रभाविता, जो एक दूसरे पर प्रभावी है, वो क्या है? प्रबलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेटिक। इस क्रिया के अंतर्गत उन स्थितियों को शामिल किया जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक जीन सम्मिलित होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जीन सम्मिलित होते हैं, तो दोनों जीन एक ही गुण पर अपना प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण लक्षण प्रारूप अनुपात परिवर्तित हो जाता है। जो 2 जीन है, कम से कम 2 जीन पे नियम लागू होता है, लेकिन उसमें क्या है? दोनों जीन एक ही गुण पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो जिससे क्या है? लक्षण प्रारूप चेंज हो जाता है। इस जीन की आपसी इकाई की अंतःक्रिया के कारण लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण इन जीन्स का एक ही जैव संक्रिया मार्ग को नियंत्रित करना होता है। देखो एपिस्टेटिक प्रबलता, यानी कि जब अपने 2 जीन हैं, यानी कि 2 लक्षणों वाले कोई है, तो उसमें क्या है? दोनों एक ही गुण पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। किस पे? दोनों एक ही गुण पे अपना प्रभाव दिखाते हैं और एक ही जैव रासायनिक क्रियाओं से की अंतःक्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या होता है? लक्षण प्रारूप चेंज हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे किसी पौधे में पंखुड़ियों के रंग के उत्पादन के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। समझना है इसको। मान लो पंखुड़ियों के रंग के उत्पादन के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो 2 विभिन्न जीन्स द्वारा उत्पादित करवाए जाते हैं। मान लो पंखुड़ियों का रंग है, उनके लिए क्या है? विभिन्न एंजाइम की आवश्यकता होगी अपने को, और वो एंजाइम है वो अलग अलग जीन द्वारा उत्पादित किए जाएंगे। इस जीन्स की प्रभावी कार्यशील एलील को कैपिटल A व B में, आपको पता है प्रभावी को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अपने को 2 जीन है, कैपिटल A और कैपिटल B, ये तो है प्रभावी। दूसरा है दमनशील, जिसको स्मॉल a और स्मॉल b द्वारा दिखाते हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? अपने पंखुड़ियों के रंग के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी अपने को, और वो 2 एंजाइम में अपने को वो अलग अलग एलील से प्राप्त होंगे। प्रथम उदाहरण में एंजाइम ए सफ़ेद पदार्थ को
उत्पाद में बदलता है। सबसे पहले जो कैपिटल ए लिए अपने जो जीन है वो क्या करता है, सफेद पदार्थ को सफेद उत्पाद में बदलता है। अब दूसरा, जिसे एंजाइम बी बैंगनी उत्पाद में बदल देता है। क्या हुआ, अपने पास दो जीन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और ए प्रभावी है स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब कैपिटल ए क्या करेगा, सफेद पदार्थ को सफेद उत्पाद में बदल देगा, और जो कैपिटल बी है वो क्या करेगा, सफेद उत्पाद को बैंगनी उत्पाद में बदलेगा। अब आप एक बात बताओ, एक ही लक्षण के लिए दोनों जीन जिम्मेदार है। अगर मान लो कैपिटल ए अगर ये जीन या उत्पाद न हो तो क्या अपने बैंगनी कलर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, कैपिटल बी अपना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही लक्षण के लिए दोनों जीन प्रभावी या जरूरी है, इसे प्रबलता कहते हैं। जिसे एंजाइम बी द्वारा बैंगनी उत्पाद में बदल दिया जाता है जो पंखुड़ियों का रंग होता है, अर्थात बैंगनी रंग के लिए कैपिटल ए व बी दोनों का होना जरूरी है। इसे F1PD में प्राप्त जीन प्रारूप, F1PD में आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी प्राप्त होता है, उसका सौनिषेचन करवाकर अपने F2PD प्राप्त करते हैं। तो देखो प्रबलता, ये है व्हाइट सबस्ट्रेट, इसको एंजाइम ए ने व्हाइट प्रोडक्ट में बदला, और इस व्हाइट प्रोडक्ट को एंजाइम बी ने पर्पल में चेंज किया, तब जाकर जो पंखुड़ियों का रंग है वो क्या हुआ, बैंगनी हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो एग्जाम्पल द्वारा अपने को ये समझना है कि कोई भी दो जीन है वो एक से लक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं, न कि अलग अलग। तो वो क्या है, प्रबलता है। ठीक है, इस प्रकार इस उदाहरण में लक्षण प्रारूप अनुपात 9:7 प्राप्त होता है, जो क्रमशः बैंगनी व सफेद रंग का होता है। आपसे पूछा जा सकता है एपिस्टैटिक यानी प्रबलता के अंदर जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना होता है, तो वह 9:7। 9 क्या है, बैंगनी कलर, 7 क्या है, सफेद कलर। नेक्स्ट, जब सफेद पंखुड़ियों वाले पौधे का संकरण सफेद पंखुड़ियों वाले पौधे से करवाया जाता है तो F1PD में बैंगनी पंखुड़ियों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। वहाँ पे क्या किया था आपने, सबसे पहले उत्पाद बनाया था। क्या किया था, कोई सफ़ेद कलर था, सफ़ेद अपने सबसे पहले सफ़ेद पदार्थ था, उसको प्रोडक्ट में बदला, फिर उसको बैंगनी में बदला। अब क्या कर रहे हैं, अपने सफ़ेद कलर वाले पौधे का सफ़ेद कलर वाले अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो जो F1PD है वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, बैंगनी कलर प्राप्त हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समपूरकता कहते हैं। दोबारा समझो, क्या कर रहे हैं, अपने सफ़ेद कलर जो वाली पंखुड़ियों का जो पौधा है या कोई जीव है, कोई भी XYZ है, उसका जब अपने अप्रभावी सफ़ेद के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो F1PD है उसमें बैंगनी कलर के पंखुड़ियाँ प्राप्त होती है। क्या होती है, बैंगनी कलर। तो ये कौन सा हो गया, समपूरकता। क्या होगी, समपूरकता कहते हैं इसे। तो ये याद रखना है आपको, जिसमें प्रजनक पीढ़ी की जीन्स प्रत्येक जनक में अनुपस्थित जीन की पूर्ति अगली पीढ़ी में करते हैं। समपूरकता का मतलब क्या है कि जो जनकों के मध्य जो क्रॉस करवाया और वो उनके जो गुण है वो क्या है, उस पीढ़ी में नहीं आकर नेक्स्ट पीढ़ी में वो क्या है, प्रदर्शित हो गए। जिसमें प्रजनक पीढ़ी की जीन्स प्रत्येक जनक में अनुपस्थित जीन की पूर्ति अगली पीढ़ी में करते हैं। यानी कि वो जो बैंगनी कलर वाला जीन था वो जनकों में नहीं था। क्यों, क्योंकि सफ़ेद वाला सफ़ेद के साथ करवाया, वहाँ पे वो नहीं था। लेकिन जैसे F1PD है उसमें वो प्रकट हो गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समपूरकता कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में बैंगनी रंग का उत्पादन होना, क्या है, बैंगनी कलर का उत्पादन हो गया। ये देखो, कैपिटल ए प्रभावी सफ़ेद, ये स्मॉल ए अप्रभावी सफ़ेद, जब क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में क्या प्राप्त होता है, बैंगनी कलर प्राप्त हो गया। तो किसका उदाहरण है, समपूरकता। और इसमें अनुपात क्या बनता है, 9:7 बनता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हाँ दूसरा उदाहरण एक और है। दूसरा किस चीज़ का उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है उसमें कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो अपने पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।